Hello everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIB. So let us start with today's topic. Today's first topic is potential treatment route for Alzheimer's disease found in natural polyphenol. फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ा पीछे तो चल रहे हैं, लेकिन जल्दी हम लोग लेवल अप कर लेंगे और पैरेलल चलेंगे एज पर टुडे। ठीक है, तो पहला टॉपिक देखते हैं कि अल्जाइमर डिजीज के लिए पोटेंशियल ट्रीटमेंट रूट को मतलब फाउंड किया गया है थ्रू नेचुरल पॉलीफिनॉल। सो एडी क्या है? एडी यानी कि आपका अल्जाइमर डिजीज जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ये एक तरह का न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है कि लोगों की जो मेमोरी होती है उसमें काफ़ी लॉस देखते हैं। उसमें जो सोचने समझने की कॉग्निटिव जो पावर होती है ना इंसान की, वो बहुत डिग्रेड होते जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी हमारे कंट्री में लगभग दशकों से इस पे रिसर्च चल रहा है। उसके बाद भी अभी तक कुछ प्रॉपर जो है कुछ प्रॉपर रिसर्च वगैरह के बाद भी कुछ प्रॉपर मेडिसिन अभी तक हमारे पास नहीं थी। इसके कंसिक्वेंस में ये हुआ था कि कोई भी जो इसके लिए प्रॉपर जो एलिमेंट के लिए कुछ भी जो चीज़ें थी वो हमारे पास नहीं थी इस बीमारी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका फेरोप्टोसिस। फेरोप्टोसिस क्या होता है कि ये एक आयरन डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ है, जिसको हम सेल डेथ बोलते हैं। हैज emergent एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द डेवलपमेंट ऑफ एडी। मतलब एडी के डेवलपमेंट के लिए फेरोप्टोसिस एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर माना जा रहा है। देखिए फेरोप्टोसिस जो है उसको जो इंक्रीज करने के लिए काफी सारे जो है चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं। ओके, आपका पहला है जो सबसे पहला है जो आपका आयरन एक्युमुलेशन। सो आयरन क्या करता है? बेसिकली आयरन लिपिड जो परऑक्सीडेशन है ना, उसके लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सो आयरन इज लाइक अ कैटलिस्ट फॉर लिपिड परऑक्सीडेशन। सो लिपिड परऑक्सीडेशन जब भी होगा तो डेट विल एक्ट लाइक फेरोप्टोसिस। दूसरा फैक्टर क्या है? ग्लूटाथियोन जो डिप्लेक्शन होगा, यानी कि ग्लूटाथियोन एक तरीके का एक मेजर एंटीऑक्सीडेंट है। ये क्या करता है कि सेल्स को लिपिड परऑक्सीडेशन से बचाता है। तो अगर ये ग्लूटाथियोन अगर ग्लूटाथियोन बॉडी में कम होगा तो उससे क्या होगा कि जो आपकी प्रोटेक्शन जो सेल्स होंगे जो आपको लिपिड परऑक्सीडेशन से बचाती हैं, तो इससे जो है फेरोप्टोसिस का चांसेस बढ़ जाएगा। तो ये कुछ और भी कंट्रीब्यूट करते हैं फैक्ट आपकी फेरोप्टोसिस को। तो ये एक तरीके का आयरन डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ है। ठीक है, आई होप आपने ये समझ लिया होगा कि ये क्या होता है ओवरऑल इस बीमारी के बारे में। ठीक है, अब कह रहा है हाईली अबंडेंट नेचुरली ऑकरिंग प्लांट बेस्ड पॉलीफिनॉल, जिसे हम पीपीज लिखे हुए हैं, लाइक टैनिक एसिड फाउंड इन ट्विग्स ऑफ ट्रीज। ट्विग्स यानी कि जो पेड़ों की टहनियां होती हैं। ठीक है, चेस्टनट एंड ओक कैन मॉड्यूलेट द फेरोप्टोसिस एडी एक्सेस टू इल्ड सेफ, and this is also cost effective strategy for combating the Alzheimer's disease। इससे क्या होगा ना कि जो हमारी ये जो बीमारी है न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर है जो अल्जाइमर डिजीज है, इससे सोसाइटल बर्डन जो होगा, इसे जो ह्यूमिलिएट करना या फिर लोग इसको काफी ज्यादा वो मानते थे, वो काफी हद तक कम होगा। ठीक है, अगली टॉपिक है हमारी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल। तो अभी क्या एक न्यू साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल हमारे सामने आ रहा है, जिससे क्या होगा कि हमारे ह्यूमंस पे जो अलग अलग तरह की साइबर अटैक्स हो रही हैं। इवन आपको बता दूं मैं कि जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं, इवन जो रजिस्टर्ड अच्छे हैं, मैं नाम नहीं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, लेकिन जो आप अक्सर ऐड वगैरह में देखते होगे, वो उन अच्छे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट्स पे भी फ्रॉड वगैरह हो रहे हैं। जो शादी के नाम पे लोगों से वो करते हैं, फिर उनसे पैसे वगैरह लेते हैं और उनको अपने जो झांसे वगैरह में लेके उनका काफी लॉस करा देते हैं फिर कस्टमर्स का। इवन इंश्योरेंस फ्रॉड भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्या हो, जो साइबर अटैक्स, ये सब सारे जो चीजें हैं जैसे ऑनलाइन मोड में जो भी फ्रॉड हो रहा है, दिस ऑल विल कम अंडर साइबर अटैक्स। सो इस जो ये आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल है, तो ये उसमें लोगों को मदद करेगा ताकि लोग जो है वो अपने जो साइबर अटैक्स के जो केसेस हैं उसको ट्रैक कर सके। कह रहा है द टूल कॉल्ड टीटीपीएस, यानी कि टैक्टिक्स टेक्निक एंड प्रोसीजर बेस्ड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क कैन हेल्प इन ट्रैकिंग एंड क्लासिफाइंग साइबर क्राइम्स। इसमें क्या होगा कि जितने एविडेंसेस आप दे रहे हो अपने क्राइम साइबर क्राइम से रिलेटेड, अगर आप एज अ प्रूफ आप दे रहे हो, तो उनके आधार पे उनको देखते हुए उन एविडेंसेस को मैपिंग की जाएगी उनकी। फिर इससे क्या होगा, जो कन्विक्ट क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फॉर सक्सेस ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अ प्रॉपर फ्रेमवर्क वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो विक्टिम जो भी है,
ठीक है, उस विक्टिम ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो वहां से क्लू लेते हुए, वहां से उसके की पॉइंट को नोट डाउन करते हुए, उसको देखते हुए, ठीक है, इन्वेस्टिगेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगी। जो भी साइबर क्राइम रिपोर्ट किया गया है उसको कैटेगराइज किया जाएगा, उसको सिस्टमेटिकली और एग्जॉस्टिवली उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये प्री एग्जिस्टिंग साइबर क्राइम पाथ को देखते हुए उसको जो स्टेप्स है वो लिए जाएंगे कि पहले से इसने मतलब क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? और क्या-क्या एक्शन लिए गए थे उसको देखते हुए, ठीक? इस मैप से क्या होगा, स्टेप्स वगैरह लिए जाएँगे। यहाँ पे कह रहा है स्टेप्स टेकन टू डिसाइड द फॉलोइंग स्टेप एंड फाइनली कंक्लूड एंड कॉन्विक्ट क्रिमिनल्स। तो सारी चीज़ों के एविडेंसेस के आधार पे, एफआईआर के आधार पे सारी बातों को, जो भी एविडेंसेस हैं उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करा जाएगा। यहाँ पे लिखा है इन ऑर्डर टू फिल दिस गैप आई हब NTIHAC फाउंडेशन दैट इज C3IHUB एट IIT कानपुर, कानपुर के सपोर्ट से इसको, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये आपका नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया। ये लोग एक मेथड को डेवलप कर रहे हैं ताकि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इनको वो लोग पकड़ सके और उनको अप्रोप्रिएट जो भी उनकी पनिशमेंट है वो प्रोवाइड कराएं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है इट वाज डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ लिटरेचर स्टडी। केस स्टडीज मतलब सारे केस स्टडीज को देखते हुए, कुछ लिटरेचर वगैरह को स्टडी करने के बाद, फ्रेमवर्क बिल्ड वगैरह करके जो प्री एग्जिस्टिंग साइबर क्राइम्स हैं, ठीक है, उनको उन सब के आधार पे इसको देखा जाएगा। उसके अलावा कह रहा है कि इंटरैक्टिव फ्रेमवर्क, नेविगेटर और मैपिंग रियल केसेस को भी साथ में ही लेके चलेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी होगी ये अप्रोक्सीमेट क्राइम एग्जीक्यूशन पाथ को क्रिएट करेगी और जो भी क्राइम पाथ होगी वो सजेस्ट करेगी जो यूजर के जो जिसने यूजर ने जो भी इंफॉर्मेशन फीड की होगी उसके आधार पे। फिर कह रहा है कि ये यानी कि मोड ऑफ ऑपरेशन से भी कंपेयर करेगा, जो अलग अलग क्राइम में जो भी ट्रैक वगैरह करने के लिए, जो भी उन्होंने क्राइम पाथ्स के लिए वो सारी एक्टिविटीज को देखेगा कि किस किस तरह से क्रिमिनल ने क्या क्या एक्टिविटी ली है क्राइम पाथ को फॉलो करते हुए। ठीक है, मतलब सारी चीजों को अच्छे से मॉनिटर किया जाएगा। नेक्स्ट है TTPS based investigation framework could be highly effective as it restrict the number of forms and method investigation can be conducted and primarily rely on criminals TTPS. This led to precise and rapid conviction of cyber criminals. इतने सारे अगर स्टेप्स को, ये जो मेथोडोलॉजीज है जिनको फॉलो करते हुए अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इससे हम बहुत जल्दी जो भी साइबर क्रिमिनल्स हैं उनको हम बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। फिर कह रहा है implementation of the developed cyber crime investigation framework and tool which is now ready for deployment with the police, cyber criminals can be traced and convicted easily। मतलब अगर इस प्रॉपर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क को या फिर इस टूल को अगर हम इम्प्लीमेंट डेवलप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, ये अब ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है डिप्लॉय करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पुलिस। ठीक है, तो जो साइबर क्रिमिनल्स होंगे उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, उनको आसानी से सजा उनको दिलाई जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारे पूरे देश में साइबर क्राइम को हम कम कर सकते हैं। तो आपको उसको याद रखना होगा। बेसिकली जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था TTPS यानी कि टैक्टिक्स, टेक्निक एंड प्रोसीजर्स। तो ये था आपका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे स्किल इंडिया डिजिटल। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका, जिसका एम क्या है, सिनर्जाइज करना, ट्रांसफॉर्म करना लोगों के स्किल्स को, एजुकेशन को और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ताकि इंडिया का जो एक एंटरप्रेन्योरशिप लैंडस्केप इंडिया को वो अच्छे से मेंटेन कर सके। कह रहा है ये जो प्लेटफॉर्म है वो जो हमारे मिलियंस ऑफ इंडियंस हैं उनके ड्रीम्स को, उनको एस्पिरेशंस को फुलफिल करना, ताकि जो उनको क्या है ना कि जो इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स कोर्सेज हो गए, जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना हो गया, ताकि उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करा जाए। ठीक है, कह रहा है स्किल इंडिया डिजिटल यानी कि SID ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि DPI, ठीक है, जिसमें क्या वो लोगों को स्किल प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करके इंडिया को एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप हब बनाना। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल जो है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म है, जिससे क्या होगा कि सारे जो स्किलिंग इनिशिएटिव्स हैं उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा। हम आए दिन अपने डेली PIB में कुछ ना कुछ, अगर हम जो टॉपिक्स हैं वो उसमें हम अक्सर देखते हैं कि इंडिया में जो है वो लोगों को स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, रीट्रेन करने के लिए काफी सारे स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है
अगर ये जो हमारा मिशन विजन जो हमारा है कि स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा इनोवेटिव बनाया जाए, एक्सेसिबल बनाया जाए, उनको बहुत ज़्यादा पर्सनलाइज्ड किया जाए ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी पे और जो हमारा इंडस्ट्री 4.0 स्किल्स है उस पे फोकस कर सके। इससे क्या होगा ना कि ये जो होगा स्किल टैलेंट हायरिंग हो गया या फिर किसी भी पर्सन को फैसिलिटेट करना लाइफ लॉन्ग लर्निंग के थ्रू ताकि उनके करियर में एडवांसमेंट हो सके। ओके। और ये जो आपका एसआईडी प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारा G20 फ्रेमवर्क की जो हमारे हमारे विजन है उसको शामिल करते हुए डीपीआई को जो है फ्रेमवर्क ऐसा बनाएगा जिससे जो हमारी कंट्री की जो डिजिटल इकोनॉमी है वो काफी हेल्पफुल रहेगी डिजिटल स्किल्स को और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए। कह रहा है कि ये एक तरीके का बहुत ही व्यापक तौर पे इंफॉर्मेशन गेटवे होगा ताकि जो भी गवर्नमेंट स्किलिंग हो गई या फिर जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव्स हो गई दैट विल बी अ गो टू हब फॉर सिटीजंस इन परसूट ऑफ करियर एडवांसमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। साथ ही साथ कह रहा है कि इसके लिए जो डिजिटल है ये निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट डीपीआई होने वाला है यानी कि अब मैंने आपको बताया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। तो ये एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट डीपीआई होने वाला है यूथ्स के लिए ताकि वो क्या कर सकते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पीएम विजन फॉर न्यू इंडिया स्किल इंडिया एंड डिजिटल इंडिया। मतलब स्किल इंडिया डिजिटल इन दोनों को मिला करके ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो यूथ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डीपीआई होने वाला है। ठीक है। फिर कह रहा है दीज आर पावरफुल स्कीम्स वेयर द सोल ऑब्जेक्टिव इज टू एंश्योर स्किलिंग द यूथ विथ फ्यूचर रिलेटेड स्किल्स। फ्यूचर अभी आप देख रहे हो कि एआई का टाइम है। तो आजकल क्या है कि ऑलरेडी मार्केट में हमारे बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं जैसे एआई वगैरह में ट्रेन करने के लिए। तो बेसिकली ये फ्यूचर रिलेटेड स्किल्स के लिए लोगों को अभी से तैयार करा है ताकि लोग जो है वो कई सारे अपॉर्चुनिटीज जो उनको आगे आएंगे तो उसको अवेल कर सकें। ठीक है। हम सभी देख रहे हैं कि जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे लोगों के पास ट्रिमेंडस अमाउंट में अवेयरनेस वगैरह प्रोवाइड की जा रही है डिजिटल इंडिया को लेकर या फिर स्किल इंडिया को लेकर के। तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स को हम तैयार कर पाएंगे। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स हैं जो एसआईडी प्लेटफॉर्म को यानी कि स्किल इंडिया डिजिटल को प्रमोट करने के लिए उनके अलग अलग बेनिफिट। से पहले यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ आपका आधार या एआई बेस्ड फेशियल ऑथेंटिकेशन डिजिटल वेरिएबल क्रीडेंशियल्स। एआई हो गया फिर मशीन लर्निंग रिकमेंडेशंस हो गया आधार बेस्ड की केवाईसी हो गया डिजिटल लर्निंग हो गया सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच हो गया मोबाइल फर्स्ट अप्रोच स्किल एंड स्पीड सिक्योरिटी मेजर्स इंटरऑपरेबिलिटी व्हाट्सएप चैटबॉट इजीज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये थी कुछ एलिमेंट्स थी जो आपके एसआईडी प्लेटफॉर्म को एनहेंस करने के साथ साथ न्यूमरस बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। फोर्थ टॉपिक है हमारा एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी अनाउंस्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ ओपियम पॉपी। यूनियन गवर्नमेंट ने अभी जो है वो ये अनाउंस किया था कि जो है एनुअल लाइसेंसिंग पॉलिसी जो क्रॉप आपका जो क्रॉप ईयर 2023-24 के लिए अनाउंस किया है जिससे क्या होगा ओपीएम पॉपी जो आपका क्रॉप है ना या प्लांट है वो फार्मर्स को उससे हेल्प मिलेगी। अब कौन कौन से स्टेट की बात की जा रही है यहाँ पे आपका एमपी हो गया यूपी हो गया राजस्थान हो गया। लगभग कह रहा है कि 1 लाख के आसपास जो फार्मर्स हैं वो एंटिसिपेट कर रहे हैं मतलब पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि वो इस लाइसेंस को प्राप्त करेंगे जिसमें से 27,000 जो एडिशनल फार्मर्स भी हो सकते हैं जो इन जो 3 स्टेट्स हैं वो ऑप्टेन कर चुके हैं इस लाइसेंस को। कह रहा है कि इस दिस इंक्रीज इज विद द ऑब्जेक्टिव टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन फॉर पैलिएटिव केयर एंड अदर मेडिकल पर्पसेस बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। कह रहा है कि मतलब ओपीएम की डिमांड को देखते हुए ये स्टेप लिया गया ये लाइसेंस प्रोवाइड करने का। इससे क्या होगा कि लोग इंश्योर हो जाएंगे कि जो अल्कलॉइड प्रोडक्शन है ये डोमेस्टिक डिमांड के साथ साथ जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उसकी भी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। बाकी की फीचर्स देखते हैं एनुअल लाइसेंस पॉलिसी का ये है कि इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग ओपीएम कल्टिवेटर्स जो थे जो सेम मेथड में डेवलप वगैरह कर रहे थे मॉर्फिन एवरेज यील्ड ऑफ मॉर्फिन वगैरह हो गया। ठीक है। वो लगभग आपका बात की जा रही है अगर इसकी ग्रोथ की या ग्रो करने की तो वो है आपका लगभग 1 हेक्टेयर में लगभग आपका 4.2 kg। ओके। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं है। जो पहले जो ओपियम गम कल्टीवेटर्स थे जिन्हें लगभग 3.0 kg से 4.2 kg पर हेक्टेयर उनकी इल्ड होती थी तो वो भी अब जो पॉपी स्ट्रॉ है उनको वो भी एलिजिबल हो जाएंगे उसको कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है। जिसकी लाइसेंस लगभग आपका 5 साल की वैलिडिटी के साथ होगा। ठीक है। और यही कह रहा है कि 2020-21 में भी जो स्टार्ट किया गया था सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग
तो उसी को और एक्सपेंड करा हुआ है इसने। फिर कह रहा है कुछ पॉइंट्स है वो देखते हैं। पहला पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ऑगमेंटेड द कैपेसिटी ऑफ इट्स ऑन अल्कलाइड फैक्ट्रीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ऑन जो अल्कलाइड फैक्ट्रीज है उसको डेवलप करने की अपनी जो पावर है उसको उसकी बात कही जा रही है। फिर कह रहा है इट इज मूविंग फॉर अडॉप्शन ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन दीज फैक्ट्रीज and has already engaged with the private sector for processing of opium gum as well as poppy straw to augment opium processing capacity in India. Next, government intends to further significantly expand the licensing for unlanced poppy further and has decided to set up a processing unit for concentrate of poppy straw of 100 metric ton capacity on a PPP basis, यानी public private partnership basis. And also this will enable India to not only meet its domestic demand but also we will become export hub of alkaloid and alkaloid based preparation. तो ये था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फ्रेंड्स प्लीज कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया करिए, ठीक है। आज देखते हैं उज्ज्वला योजना। फ्रेंड्स, उज्ज्वला योजना जो यूनियन कैबिनेट ने है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को और ज्यादा एक्सटेंड करा हुआ है, जिसमें क्या है कि 75 लाख जो आपका एलपीजी कनेक्शन। फ्रेंड्स एक मैं बात बता दूं, कोई भी स्टेटमेंट जब आप पढ़िए ना तो बिल्कुल ध्यान से उसको देखा करिए, क्योंकि एक बार ऐसी एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था तो मैंने देखा कि वहां पे ऐसे उज्ज्वला को ही लेके कोई क्वेश्चन था। तो वहां पे क्या था कि एलपीजी सिलेंडर की बात की जा रही थी। तो ये आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर सिलेंडर की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे एलपीजी कनेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 75 लाख जो एलपीजी कनेक्शन है वो 3 साल में देने हैं, जो आपका 23-24 से अभी लेकर के आपको 2025-26 तक के लिए, ठीक है। ये जो मूव होगा ना, इससे क्या होगा कि पीएमयूवाई की जो बेनिफिशियरीज हैं वो आपका बढ़ के 10.35 करोड़ हो जाएंगे। अभी क्या है कि जो उज्ज्वला 2.0 के जो कुछ मॉडलिटीज हैं उसमें क्या है, पहले क्या था कि द फर्स्ट रिफिल एंड स्टोव विल ऑल्सो बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पहला रिफिल और स्टोव भी प्रोवाइड किया जाएगा और जो भी उज्ज्वला के जो बेनिफिशियरीज हैं उनको, ठीक है। फिर क्या है कि जो टारगेट सब्सिडी है 200 रुपये पर 14.2 के जी एलपीजी सिलेंडर को, वो 12 रिफिल्स पर ईयर की बात कही जा रही है इस जो भी ये कंज्यूमर्स हैं उज्ज्वला योजना को, ठीक है। और कौन-कौन सी आपकी स्कीम इनिशिएटिव्स ली गई हैं जो एलपीजी कवरेज को एक्सपेंड कर दी? सबसे पहले आपका पहल यानी कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ। इस स्कीम के थ्रू क्या होना है कि जो बेनिफिशियरीज होंगे ना, वो अपने सिलेंडर्स को मार्केट रेट के हिसाब से सोल्ड मतलब बेचेंगे और उसके बाद जो सब्सिडी अमाउंट होगा वो डीबीटी के थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के थ्रू उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी उसका सब्सिडाइज रेट होगा उस बिहाफ पे। उसके बाद कह रहा है कि जो घोस्ट अकाउंट है यानी कि जैसे क्या होता था ना कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर्स होते हैं आपके, उनको लोग क्या करते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने लगते हैं। तो उसके लिए भी बेसिकली ये जो इस प्रॉब्लम को भी वो कम करने की बात कही जाएगी। नेक्स्ट है आपका गिव इट अप। गिव इट अप यानी कि इंस्टीड ऑफ रिमूविंग सब्सिडीज फोर्सफुली, जो लोग होंगे उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो वॉलंटरली मतलब खुद से ही सब्सिडीज को सरेंडर कर दें। इससे क्या होगा ना कि जो एक्सटेंसिव प्रमोशन जो होगी ये इंश्योर करेगा जो मिलियन ऑफ पीपल है वॉन्टेड मतलब खुद से अपने सब्सिडीज को, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है या किसी बंदे के पास सब्सिडीज है प्रॉपर है उसके पास बजट, तो वो लोग क्या होते हैं कि अपनी सब्सिडीज को गिव अप कर देते हैं उन लोगों के लिए जो वास्तव में इसके हकदार है, जिनको वास्तव में जरूरत है, ठीक है। उसके बाद है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्या है कि पेंडेमिक के टाइम यानी कि 2020 के टाइम पे हमने देखा था कि जो फ्री जो रिफिल वगैरह की जा रही थी इस स्कीम के थ्रू, ठीक है। बाकी तो मैंने सबको एक्सप्लेन कर दिया वो इसमें भी। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा यूनिफाइड पोर्टल फॉर एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वेबसाइट भी दी गई है upag.gov.in। फ्रेंड्स अगर आपको बहुत ज़्यादा जानने का मन करे तो आप इन वेबसाइट्स को एक बार चेकआउट ज़रूर कर लिया करें। और मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूं कि बहुत लोग पीडीएफ के लिए पूछ रहे थे, तो पीडीएफ हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस चैनल की टेलीग्राम लिंक पे डायरेक्ट जाके वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ओके, तो देखते हैं क्या है ये पोर्टल। ये बेसिकली एक यूनिफाइड पोर्टल है एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के लिए। ये कह रहा है कि मूव टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस चैलेंजेस इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर इज फेसिंग। अभी क्या है कि इंडिया जो एग्रीकल्चर सेक्टर ये बहुत ज़्यादा तरह का गवर्नेंस चैलेंजेस है उसको उसका सामना कर रहा है। तो इससे क्या होगा, ये एक तरह का बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म होगा जिसे डिज़ाइन किया गया है टू एनहेंस डेटा मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चरल डोमेन के, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर में डेटा मैनेजमेंट है उसको एनहेंस करना, ताकि हम जो है
ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसके लिए स्टेप ले सकें, ठीक है? उसके बाद कह रहा है कि जो भी ये जो पोर्टल होगा ना, स्टेक होल्डर्स को और ज़्यादा एम्पावर करेगा रियल टाइम, रिलायबल और स्टैंडर्डाइज्ड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको देने के लिए, जिससे एग्रीकल्चरल पॉलिसीज़ में हम काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद कह रहा है हायर द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डेटा, लोअर द स्कोप ऑफ जजमेंट इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, विच ट्रांसलेटेड इनटू स्टेबल, ट्रांसपेरेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा हम डेटा की ऑब्जेक्टिविटी करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे पास जो स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हम ले सकते हैं। रिसर्च तो ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जैसे आप अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो, तो जो डेटा जो आपके रिजल्ट आउटकम्स आएँगे वो आपको $32 के लगभग ऐसा एक बात कहा जाता है। जैसे क्या होता है कि आप कहते हैं ना कि आप एक बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ चल रहा है। और ये भी कहा जाता है कि एक बेटी या 2 परिवार को शिक्षित करती है, तो उस तरीके से है। मतलब आप $1 इन्वेस्ट करो, आपको जो जनरेशन में प्राप्त होगी अमाउंट वो आपको $32 के आस-पास, ठीक है? जस्ट एग्ज़ाम्पल। ओके। नेक्स्ट है यूपीएजी पोर्टल जो है, इसे क्या हो गया, इसे एक पब्लिक गुड के तौर पे माना उभारा जा रहा है, ताकि इससे क्या होगा, जो यूजर्स होंगे वो बेनिफिट होने के साथ साथ जो सर्च कॉस्ट होगी उनकी वो कम होगी, जिससे वो एक जो ऑब्जेक्टिव डेटा होगा एक क्रेडिबल सोर्स के तौर पे वो देख सकेंगे। उसके बाद कह रहा है इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जहाँ पे क्या होगा, जो भी गवर्नेंस चैलेंजेस जो डेटा होंगी उनको देखा जाएगा एग्रीकल्चर में। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे कि आप देखिए, जैसे हमारे पास सबसे पहले तो वेरीफाइड डेटा ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे जो रिसर्चर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको मतलब पता ही नहीं चल पाता है कि क्या डिसीजंस हमें लेने हैं। तो ये जो पोर्टल होगा ना, ये इसी में बदलाव लाएगा, और क्या होगा कि जो डेटा डेटा इंटीग्रेशन या एनालिसिस है, उसमें एक कम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके सामने आएगा। उसके बाद कह रहा है कि यूपीएजी जो पोर्टल है, ये बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट होगा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो कि आपके एग्रीकल्चर के जो सेक्टर में, ये उसको क्या करेगा कि सेक्टर को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी को बहुत हार्नेस करेगा, जिसके साथ साथ ये जो है डेट विल वर्क लाइक अ कैटलिस्ट फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। ओके। This initiative what will it do? It will align with the principle of e-governance that will bringing a smartness, transparency, and agility to India's agriculture sector. Okay. चैलेंजेस देखते हैं हम यूपीएजी पोर्टल के। देखो, ये तो थी हमारी बेनिफिट्स की हम बात कर रहे थे अब तक, कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या इसकी जो वर्क फंक्शंस हैं वो हम देखे थे। लेकिन अब चैलेंजेस की अगर बात करें, सबसे पहला चैलेंज ये है कि लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। सबसे पहले क्या है ना, कि अभी जो करेंटली अगर देखा जाए, तो जो एग्रीकल्चरल डेटा है ना, वो बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है अलग अलग सोर्सेज में, जिसे अलग अलग फॉर्मेट या यूनिट प्रेजेंट किया जाता है। हमारे पास एग्जैक्ट डेटा भी, प्रॉपर डेटा हमारे पास अवेलेबल ही नहीं, जिसकी वजह से हमें जो है वो आउटसोर्स करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इससे क्या होगा कि ये जो है, जो इसका ये इस पोर्टल का एम ही क्या है कि सारे डेटा को कंसोलिडेट करना है स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में, जिससे क्या होगा कि आसानी से जो यूजर्स हैं उनको एक्सेस किया जाएगा और उनको समझा जाएगा। उसके बाद है वेरीफाइड डेटा की कमी होना। दिस इज वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी आपका दिया है कि जो रिलायबल डेटा जो है वो बहुत क्रूशियल है, कभी भी कोई भी पॉलिसी डिसीजंस लेने के लिए। बिना प्रॉपर डेटा के कोई भी अगर पॉलिसी डिसीजन लेते हो, तो डेट विल नॉट बी वर्केबल। तो इसमें क्या कि ये पोर्टल इंश्योर करेगा कि जो भी सोर्सेज होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका एग मार्कनेट हो गया, तो उसके थ्रू प्रॉपर जो एक टाइम बाउंड मैनर में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके। डिस्पर्स डेटा, टू फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ एनी क्रॉप, मल्टीपल वेरिएबल्स नीड टू बी कंसीडर्ड। मतलब हर तरह के वेरिएबल्स हमें कंसीडर करना होगा, जैसे कि आपका प्रोडक्शन हो गया, ट्रेड हो गया, प्राइसेस हो गया। तो ये पोर्टल की मदद से सारे डेटा को हम एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उसके बाद हॉलिस्टिक असेसमेंट होगा जो भी आपकी कमोडिटीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेरिएबल्स। डेटा जो है वो अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो उससे काफ़ी डिले वगैरह होती है, इनएफिशिएंसी आती है, वही बात कही जा रही है। की फीचर्स क्या क्या है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पॉइंट तो आप याद ही रखें कि डेटा स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड जो डेटा होगा वो हमें ऑब्टेन कर सकेंगे, ठीक है। जैसे कि प्राइस हो गया,
प्राइसेस का डेटा हो गया, आपका प्रोडक्शन का डेटा हो गया, एरिया का डेटा हो गया, कितनी यील्ड हुई इसकी इन्फॉर्मेशन हो गई, ट्रेडिंग की इन्फॉर्मेशन हो गई। इससे क्या होगा कि हम एक लोकेशन को एक्सेसिबल कर पाएंगे, उनको देख पाएंगे। इससे जो होगा कि मल्टीपल सोर्सेस से जो हम कंपाइल डेटा ऑब्टेन करते थे वो एलिमिनेट हो जाएगा। डेटा एनालिसिस की बात की जाए तो यूपीएजी पोर्टल के थ्रू एडवांस एनालिटिक्स की जाएगी, जिससे कुछ इंसाइट्स ऑफर किए जाएंगे, जैसे कि प्रोडक्शन ट्रेंड्स हो गया, ट्रेड हो गया, कोरिलेशन हो गया, क्या क्या कंजप्शन पैटर्न है उसको देखते हुए। फिर है ग्रैन्युलर प्रोडक्शन एस्टिमेट। ये जो पोर्टल है वो जनरेट करेगा ग्रैन्युलर प्रोडक्शन के लिए, जिसमें क्या होगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दे, जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है उसको भी और एनहेंस की जाएगी। ओके, नेक्स्ट, commodity profile report. Commodity profile report will be produced using algorithms, minimizing subjectivity and providing users with comprehensive insights. Users को comprehensive insights provide की जाएगी, ताकि जो users हैं वो अपने commodity profile को जो भी है अच्छा बुरा उसको inform करें। ठीक है, उसके बाद है प्लग एंड पे। यूजर्स विल हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज द पोर्टल्स डेटा टू प्रिपेयर देयर ओन रिपोर्ट्स। पोर्टल डेटा के आधार पे वो अपनी ऑन रिपोर्ट्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रोमोटिंग डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, जिससे क्या होगा कि डेटा को प्रॉपर डेटा लेते हुए हम प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं फार्मर्स के हित में। तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स। ठीक है, सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, फिर इनको अच्छे से देख लीजिएगा और अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ओके, so friend, this is all for today. Thank you and Jai Hind. And please don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.